बच्चों, मैं धर्मवीर तांती, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन का रेखिक या परमाणु स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का रेखिक या परमाणु स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का रेखा श्रेणी देखेंगे। रेखा श्रेणी में हमको यह देखना है कि बहुत सा, ठीक है, रेखाओं की श्रेणी बनती है, सीरीज बनती है, उन्हीं रेखा श्रेणी को हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद उन रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है वो देखेंगे। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद रेडबर्ग का समीकरण देखेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी रेखा श्रेणी का जो भी लाइन होगा, जो भी रेखा होगा, उसका, ठीक है, वेवलेंथ क्या होगा, उसका तरंग संख्या कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करेंगे, जिसमें प्रथम लाइन, द्वितीय लाइन, ठीक है, और अंतिम लाइन, ये सब लाइन के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। देख लो, मान लो ये तुम्हारा हाइड्रोजन का नाभिक है, ठीक है, और ये जितने भी है सब के सब कक्ष है। ठीक है, ये जितने भी हैं सब के सब क्या है, कक्ष है। मान लो ये पहला कक्ष है, n=1 है, ये क्या है, ये दूसरा कक्ष है, ये तीसरा कक्ष है, ये चौथा कक्ष है, और ये पांचवा कक्ष। बराबर, ठीक है, ये पहला कक्ष, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा कक्ष। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहां पर कहीं पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई भी अंतः सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर अंतः सेल में इलेक्ट्रॉन है और इस अंतः सेल के इलेक्ट्रॉन को हम विद्युत, ठीक है, हम क्या करें, विद्युत ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम यहां पर विद्युत ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष में चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, ध्यान दो, ऐसे समझो कि घर में हम लोग जब भाई बहन लोग के साथ रहते हैं तो झगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि हम चल जाते हैं अपना मामा घर। ठीक है, अब मामा घर में हम कितना दिन रहेंगे, 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, 1 सप्ताह रहेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हम फिर से रिटर्न वापस अपना घर आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो अंतः कक्ष से कहां चल जाता है, बाह्य कक्ष में चल जाता है। और लेकिन बाह्य कक्ष में ये रहता है अस्थिर, ये स्थिर नहीं रहता है, ये लगभग 10⁻⁻⁶ सेकेंड तक ही यहां पर रह पाता है। 10⁻⁻⁶ सेकेंड तक ही यहां रह पाता है। फिर क्या करता है ये, फिर से ये रिटर्न बैक आ जाता है, फिर से वो बाह्य सेल से, बाह्य कक्ष से अंतः कक्ष में फिर से आ जाता है। लेकिन ध्यान दो, लेकिन जब ये बाह्य कक्ष से अंतः कक्ष में आता है तो वो क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करता है, मतलब एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है वो किस रूप में करता है, ये तरंग के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तरंग के रूप में ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और जब इसी तरंग को, ठीक है, जब इस तरंग को हम क्या करते हैं, हम स्लिट के थ्रू इस फोटोग्राफ्स में या प्रिज्म में पास कराते हैं तो फोटोग्राफिक पर्दे पे, ठीक है, फोटोग्राफिक पर्दे में हमको क्या मिलता है, ठीक है, तीव्र लाइन, तीव्र रेखाओं की, ठीक है, तीव्र रेखाओं का एक प्रतिरूप मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, तीव्र रेखाओं का एक प्रतिरूप मिलता है। और यही तीव्र रेखाओं के प्रतिरूप को ही हम लोग हाइड्रोजन का रेखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन का रेखिक
स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन निर्माण होता है। ठीक है, कैसे होता है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो अंतः कक्ष में है उसको हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो बाह्य कक्ष में चल जाता है, लेकिन बाह्य कक्ष में वो अस्थिर रहता है, जिसके कारण वो क्या करता है, फिर से अपना अंतः कक्ष में आ जाता है। और जब अंतः कक्ष में आ जाता है तो उस केस में वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और किस रूप में करेगा? तरंग के रूप में करेगा। और इसी तरंग को जब हम फोटोग्राफ्स में या हम प्रिज्म से पास करते हैं तो एक हमको आइसोलेटेड शार्प लाइन जिसको हम लोग बोल सकते हैं तीव्र रेखाओं का प्रतिरूप मिलता है। वही तीव्र रेखाओं के प्रतिरूप को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ में आया? इतना बात सबको समझ में आ गया कि किस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम का जब फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब स्पेक्ट्रम का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें बहुत से रेखाओं की श्रेणी बनती है। ठीक है, बहुत से रेखाओं की श्रेणी बनती है। ठीक है, और जैसे कि लाइमन की श्रेणी, ठीक है, बाल्मर की श्रेणी, ठीक है, पास्चन की श्रेणी, ठीक है, ब्रैकेट की श्रेणी, कुंड की श्रेणी और हम्फ्री की श्रेणी। ये सब के सब क्या है? रेखाओं की श्रेणी है, ये सीरीज ऑफ लाइन है। ठीक है, अच्छा बात ये आता है कि अब लाइमन श्रेणी किसको बोलेंगे, बाल्मर श्रेणी किसको बोलेंगे, पास्चन श्रेणी किसको बोलेंगे, ब्रैकेट श्रेणी किसको बोलेंगे, फुंड श्रेणी किसको बोलेंगे और हम्फ्री श्रेणी किसको बोलेंगे। ठीक है, तो समझना, देखो लाइमन सीरीज या लाइमन श्रेणी किसको बोलेंगे समझना। ठीक है, अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉन को विद्युत ऊर्जा देके बाह्य कक्ष में भेज दिए, है कि नहीं, बाह्य कक्ष में भेज दिए, लेकिन वो अनस्टेबल होता हुआ वहां पर अस्थिर होता है। ठीक है, तो वो फिर से क्या होता है? रिटर्न बैक आएगा। ठीक है, फिर से अपना कक्ष में वो आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन को हम बाह्य कक्ष में भेज दिए और वो रिटर्न आते समय पहला कक्ष में ही आ जा रहा, ठीक है, किसी भी बाह्य कक्ष से अगर वो पहला कक्ष में आ जाता है तो यहां पर जो जितने भी रेखाओं की समूह बनती है, ठीक है, जितने भी रेखाओं की समूह बनती है उसको हम लोग लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो याद रखना, लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन को कहां पर आना चाहिए? इलेक्ट्रॉन को पहला कक्ष में आना चाहिए। और कहां से आना चाहिए? किसी भी बाह्य कक्ष से आ सकता है। हो सकता है ये दूसरे नंबर से आ सकता है, हो सकता है वो तीसरे नंबर कक्ष से आ सकता है, हो सकता है वो चौथे नंबर के कक्ष से। किसी भी बाह्य कक्ष से वो कहां पर आएगा? पहला कक्ष में आएगा। तो जितना भी रेखाओं की समूह बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइमन श्रेणी। ठीक है, उसी तरह अगर किसी भी बाह्य कक्ष से, ठीक है, किसी भी बाह्य कक्ष से अगर इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड सेल, ठीक है, सेकेंड सेल मतलब द्वितीय कक्ष में आ जाए, ठीक है, द्वितीय कक्ष में आ जाए तो यहां पर जो लाइन का जो रेखाओं का श्रेणी बनेगा, सीरीज बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाल्मर श्रेणी। उसी तरह कहीं भी बाह्य कक्ष से वो अगर, ठीक है, तृतीय श्रेणी में, तृतीय सेल में आ जाए, तृतीय कक्ष में आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पास्चन श्रेणी। ठीक है, उसी तरह अगर चौथे कक्ष में आ जाए तो चौथे कक्ष में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रैकेट श्रेणी। और इसी तरह अगर पांचवा कक्ष में आ जाएगा तो उसको हम लोग फुंड श्रेणी बोलेंगे। और अगर छठा कक्ष में आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे हम्फ्री श्रेणी। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, देख लो, समझना। मैं इसको एनालिसिस कर देता हूं, ठीक है, इसका विश्लेषण कर देते हैं। देखो, जो भी, ठीक है, जो भी है, ठीक है, लाइमन का ये लाइमन है, ठीक है, जो भी लाइमन का श्रेणी में रहता है, ठीक है, लाइमन श्रेणी, ठीक है, वो क्या होता है? उसके लिए N1, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, N1 का मतलब होता है जहां तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जहां तक
इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे N1 आ रहा है, ठीक है, जहां तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। उसी तरह N2 मतलब, N2 का मतलब होता है जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आ रहा है, ठीक है, बराबर, ठीक है। N1 का मतलब क्या है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और N2 का मतलब, N1 का मतलब है जहां तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और N2 का मतलब है जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो लाइमन श्रेणी में N1 का वैल्यू 1 है, N1 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी बाह्य कक्ष से वो कहां पर आएगा, वो फर्स्ट श्रेणी में, फर्स्ट कक्ष में आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं बामर श्रेणी का, तो बामर श्रेणी में N1 का वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को द्वितीय कक्ष में आना होगा। उसी तरह पाश्चन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन को तृतीय कक्ष में आना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में चौथा कक्ष में आना पड़ेगा, और पूर्ण श्रेणी के लिए वो पांचवा कक्ष में आना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, और हम्फ्री के लिए छठवां कक्ष में आना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। अब बात यह आता है कि अगर यहां तक आ रहा है, ठीक है, 1 पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, अगर वो फर्स्ट कक्ष है, ठीक है, पहला कक्ष है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें से पूरा का पूरा आनंद से आ सकता है, ठीक है। उसी तरह बामन सीरीज के लिए अगर वो दूसरे कक्ष में आ रहा है तो कौन से कक्ष से आ सकता है, वो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आनंद से भी आ सकता है, ठीक है। तीसरा बात यह है कि अगर पाश्चन सीरीज में वो कहां तक आ रहा है, तृतीय कक्ष तक आ रहा है, तो वो कहां से आ सकता है, चौथे, पांचवें, छठा से लेके अनंत तक आ सकता है। उसी तरह, ठीक है, ब्रैकेट के लिए चौथे कक्ष में आएगा, कहां से आएगा, पांचवा, छठा, सातवां कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। और उसी तरह फुंड में क्या होगा, फुंड श्रेणी में पांचवा तक में आना होगा, और कहां से आएगा, छठा, सातवां, आठवां कहीं से आ रहा है, और हम्फ्री में छठवां तक में आना होगा, और कहां से आ सकता है, सातवां, आठवां, नौवां और इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत के सब इन्फिनिटी तक में आ सकते हैं, बराबर है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है, ठीक है, इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है, देख लो, देखो इसको याद रखने का कैसे याद रखेंगे, ठीक है, देखो समझना, देखो, लालू के बापू का बीपी हाई, इस कोडिंग के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। लालू के बापू का बीपी हाई, लालू मतलब क्या होगा, लाइमन श्रेणी, बा मतलब क्या होगा, बामर श्रेणी, पू मतलब पाश्चन श्रेणी, बी मतलब ब्रैकेट श्रेणी, और पी मतलब फुंड श्रेणी, और हाई मतलब हम्फ्री श्रेणी। लालू के बापू का बीपी हाई, इस कोडिंग से हम इसको याद रख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देख लो, जो भी लाइमन का श्रेणी में जितने भी रेखाएं होंगी, लाइमन की श्रेणी में जितने भी रेखाएं होंगी वो पारावैगनिक किरण होंगी, ठीक है। उसी तरह ये इंपॉर्टेंट है, बामर श्रेणी, ये बामर श्रेणी में जितने भी रेखाएं होंगे वह दृश्य किरण होंगे, विजिबल होंगे, ठीक है। उसी तरह पाश्चन श्रेणी, ठीक है, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी और हम्फ्री श्रेणी, ये सब के सब आवरक्त किरण है, आवरक्त किरण मतलब इंफ्रारेड वाले किरण है, सब के सब आवरक्त किरण है, ठीक है। तो याद रखना, सिर्फ लाइमन श्रेणी की रेखाएं जो होती हैं वो होती हैं पारावैगनिक, ठीक है, और इसके अलावा बामर श्रेणी वाले होंगे दृश्य, इसके अलावा जितने भी पाश्चन है, ब्रैकेट है, फुंड है, हम्फ्री है, ये सब के सब आवरक्त किरणें होती हैं, ठीक है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज बात है, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, रेखाओं की कुल संख्या। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन कहीं से जंप कर रहा है, बाह्य कक्ष से, ठीक है, अंत कक्ष में कहीं पर भी जंप कर रहा है, ठीक है, उस केस में कुल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अगर वो लाइमन श्रेणी की रेखा होगी तो उसके लिए फॉर्मूला होगा क्या,
n2 - 1। n2 - 1 कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो वो 7वां कक्ष से, ठीक है, 7वां कक्ष से अगर वो मान लेते हैं कि पहला कक्ष में, ठीक है, फर्स्ट कक्ष में अगर मान लो वो जंप करता है, तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस या रेखाओं की कुल संख्या कितना बनेगा, n2 - 1 मतलब 7 - 1 जो कि 6 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर वो वामन श्रेणी की रेखा होगी तो वामन श्रेणी की रेखा में क्या होगा, रेखाओं की कुल संख्या जो होगी n2 - 2, ठीक है। और उसी तरह अगर मान लो वो पाश्चन श्रेणी की रेखा होगी तो इसमें नंबर कितना हो जाएगा, रेखाओं की संख्या जो होगा n2 - 3। इसी तरह ब्रैकेट के लिए क्या हो जाएगा, n2 - 4 हो जाएगा। उसी तरह फुंड के लिए क्या हो जाएगा, n2 - 5 और लास्ट हम्प्री के लिए n2 - 6। ठीक है, ये था मतलब यहां पर हम ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वामन श्रेणी की रेखा है और या लाइमन श्रेणी की रेखा है या पास्टन श्रेणी की रेखा है या ब्रैकेट श्रेणी की रेखा है या फुंड श्रेणी की रेखा है या हम्प्री श्रेणी की रेखा है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना होगा, रेखाओं की संख्या कितनी होगी। लेकिन यहां पर हम टोटल कहने का मतलब ये नहीं कि हम सबको मिला रहे हैं, यहां पर हम सबको नहीं मिला रहे हैं, हमने सिर्फ लाइमन बोला है तो मतलब उसमें लाइमन की ही रेखा होगी। अगर हमने बाबर बोला है तो बाबर की ही रेखा होगी। अगर हमने वो पास्टन बोला है तो उसमें पास्टन की ही रेखा होगी। ठीक है, याद रहेगा इतना, ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, अच्छा मेरे पास एक और सूत्र है जिससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि पूरा का पूरा रेखाओं की पूरी संख्या कितनी होगी, जिसमें कि हम लाइमन का भी जोड़ेंगे, बामर का भी जोड़ेंगे, पास्टन का भी जोड़ेंगे, ब्रैकेट का भी जोड़ेंगे, फुंड का भी जोड़ेंगे और हम्प्री का भी जोड़ेंगे। मतलब जितना पॉसिबल रेखा है वो टोटल के लिए एक सूत्र है, देख लो, रेखाओं की कुल संख्या, रेखाओं की कुल संख्या, ठीक है, रेखाओं की कुल संख्या, याद रखना ये फॉर्मूला। ठीक है, रेखाओं की कुल संख्या इक्वल टू n2 - n1 इंटू n2 - n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इसको हम लोग NT भी बोल सकते हैं, n टोटल बोल सकते हैं रेखाओं की कुल संख्या को। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, n2 - n1, ठीक है, n2 - n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये याद रखना, ये टोटल लाइन की, ठीक है, टोटल लाइन का सूत्र है, फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर देखो इस फॉर्मूला में n1 का मतलब पहले भी हम बता चुके हैं, n1 का मतलब क्या होगा, यह होता है अंतःकक्ष। अंतःकक्ष मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, n2 का मतलब क्या होगा, बाह्य कक्ष, ठीक है, बाह्य कक्ष। अब बाह्य कक्ष का मतलब क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, बराबर है। ठीक है, तो इस सूत्र का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइन, रेखाओं की कुल संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख लो, एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसको। देखो, एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है, छठे से दूसरे कक्षा में आ रहा है। ठीक है, छठे से दूसरे कक्षा में आता है तो कुल लाइनों की संख्या कितनी होगी, छठे से दूसरे कक्ष में आने से लाइन की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, n2 का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, n2 का वैल्यू यहां पर 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n2 मतलब होता है जहां से आ रहा है। ठीक है, इसी तरह n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे में आ रहा है, तो डायरेक्टली हम n टोटल का फॉर्मूला लगा देते हैं, कितना हो जाता है, n2 - n1
N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2। ठीक है, उधर 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ। ये आ जाएगा 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, तो 5 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो 10 रेखाएं बनेंगी, 10 रेखाएं बनेंगी। ठीक है, समझ में आया ना। इसी तरह और एक क्वेश्चन है यहाँ पर भी, देख लो। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 9th उत्तेजित, ठीक है, 9th उत्तेजित स्तर से मूल स्वर में आ रहा है। ठीक है, मूल स्वर में वापस आ रहा है, तो टोटल ब्रैकेट श्रेणी कितना बनेगा। देखो इस टाइप का कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है, और हम लोग ये क्या इसमें क्या फंस जाते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ लाइन रेखाओं की कुल संख्या का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है। ठीक है, क्यों, यहां पर सिर्फ ब्रैकेट श्रेणी का ही, ब्रैकेट श्रेणी की ही रेखाओं का नंबर पूछ रहा है ना, कि ब्रैकेट श्रेणी के अंदर में कितनी रेखाएं, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला टोटल रेखाओं की संख्या वाला नहीं लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, यहां पर देख लो N2 का वैल्यू कितना है। अगर 9th उत्तेजित है, इसका मतलब क्या है, ये 10th सेल से आ रहा है कि नहीं, 10वीं कक्षा से आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद N1 का मतलब क्या हो जाएगा, N1 जो यहां पर है, कौन सा ले लेंगे यहां पर ब्रैकेट श्रेणी के लिए। ठीक है, 4th नंबर पे आना होगा ना, अब हम लगा देंगे N टोटल। ठीक है, 4th नंबर में लगा देंगे। ठीक है, अब हम लगा देंगे कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, ब्रैकेट की, ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट रेखाओं, ब्रैकेट रेखाओं की संख्या, ये फॉर्मूला लगा दें, ब्रैकेट रेखाओं की संख्या। और ये कितनी होती है, हम वहां पर बताए थे इससे पहले, है कि नहीं, यहां पर हम बताए थे ना कि ब्रैकेट के लिए कितना होता है, ब्रैकेट के लिए होता है कौन सा, ब्रैकेट के लिए होगा N2 माइनस 4। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, N2 माइनस, क्या लगा देंगे, N2 माइनस 4। तो N2 यहां पर क्या है, 10 है। ठीक है, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 रेखाएं, 6 रेखाएं। ठीक है, तो ये हो जाएंगी 6 रेखाएं। ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी कुल संख्या की जो जहां पर भी पूछेगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े और हम देख लो। ठीक है, अब बात ये आता है कि चाहे वो लाइमन श्रेणी का हो, या बाल्मर श्रेणी का हो, या पास्टन श्रेणी का हो, या किसी भी श्रेणी का हो, उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा ही। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तरंग संख्या होगा ही। ठीक है, तो यही रेडबर्ग था। ठीक है, रेडबर्ग एक साइंटिस्ट था, रेडबर्ग ने क्या किया, ठीक है, ये तरंग संख्या 1/λ, ठीक है, 1/λ को क्या बोलते हैं हम लोग, तरंग संख्या। ठीक है, तो 1/λ जिसको हम लोग बोलते हैं 1/λ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग संख्या बोलते हैं। ठीक है, 1/λ को डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, ये क्या होता है, ये तरंग संख्या है। ठीक है, तरंग, ठीक है, बराबर। और लेमडा क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, तरंग लंबाई, तरंग लंबाई। ठीक है, तरंग लंबाई भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1/λ जो है, ठीक है, ये रेडबर्ग ने एक छोटा सा सूत्र दिया। ठीक है, क्या है वो सूत्र, 1/λ इक्वल टू RZ², 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, ये छोटा सा सूत्र दिया, जिसमें लेमडा क्या है, लेमडा है तरंग लंबाई, ये क्या है, तरंग लंबाई। ठीक है, आर क्या है, ये एक नियतांक है, ये क्या है, नियतांक है, नियतांक है। ठीक है, ये नियतांक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडबर्ग। ठीक है, रेडबर्ग नियतांक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइडबर्ग नियतांक। ठीक है, रेडबर्ग नियतांक, बराबर। इसका कुछ वैल्यू भी आता होगा, आगे बताएंगे। यहां पर जेड का मतलब होता है परमाणु संख्या, जेड का मतलब होता है परमाणु संख्या। ठीक है,
और N1 तो पहले भी बोल चुके हैं, अंतःकक्ष, अंतःकक्ष, ठीक है। और N2 कितना है यहाँ पर, N2 है बाह्यिक कक्ष, बाह्यिक, ठीक है, बराबर। तो इस फॉर्मूला के अंदर में ध्यान दो, इस फॉर्मूला के अंदर में अगर हमको वेवलेंथ निकालना है, तरंग लंबाई निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, बराबर। तो वो क्या है, वन बाई लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो रेडबर्ग का नियतांक है, इसका एक फिक्स वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और ये होता है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। लेकिन जनरली क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अगर मान लो मेरे को क्या पूछा गया, अगर तरंग लंबाई पूछा गया है, वेवलेंथ पूछा गया है, तो हमको आर का यूज नहीं होगा, 1/r का यूज होगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन के लिए 1/r का वैल्यू भी याद करके रखेंगे, जो कि होता है 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम या 912 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये याद रखना, क्योंकि ये कैलकुलेशन में यूज होगा, ठीक है, बराबर। तो ये था तुम्हारा रेडबर्ग का समीकरण, रेडबर्ग का सूत्र। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, देख लो कैसे करेंगे। देखो देखो, हमने इससे पहले भी हम लोग पढ़ा था कि बोर्स का मॉडल पढ़े थे, ठीक है। बोर्स का मॉडल में आया था, ठीक है, ऊर्जा का एक फॉर्मूला आया था, याद है, ऊर्जा, ऊर्जा बराबर कितना था, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। और यहाँ क्या था, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है कि नहीं। ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ पढ़े थे, ये फॉर्मूला हम लोग बोर्स के मॉडल में पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, इसी का हम यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, ठीक है, लेमडा निकालने के लिए, ठीक है, वेवलेंथ निकालने के लिए। देखो कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा, ठीक है, अंतःकक्ष है, ठीक है, अंतःकक्ष N1 है और ये अंतःकक्ष N2 है, बराबर। अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को हमको यहां पर ले आना है, ठीक है, बराबर, इस इलेक्ट्रॉन को हमको यहां पर ले आना है, ठीक है। तो जाहिर सा बात है, अगर N1 से N2 में हमको इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, तो एनर्जी कितना देना पड़ेगा, ऊर्जा कितना देना पड़ेगा, ठीक है, ऊर्जा कितना देना पड़ेगा, जितने की इस कक्ष की ऊर्जा है माइनस जितने की इस कक्ष की ऊर्जा है। कहने का मतलब क्या है, हमको जो ऊर्जा यहां देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, N2 कक्ष की ऊर्जा, ठीक है, N2 कक्ष की ऊर्जा माइनस N1 कक्ष की ऊर्जा, ऐसे दे देंगे ना, ठीक है। अब ध्यान देना, समझना, इसमें हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, कितना हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बराबर 1/, ठीक है, 1/n1 का स्क्वायर, ठीक है, क्या लिख देंगे इसको, 1/, ये ऊर्जा का, ऊर्जा चेंज का था, ऊर्जा चेंज का था ये, ठीक है। तो 1/n1, n1 का स्क्वायर लिख दें, 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो, अब देख लो, देखो, अगर मान लो n1 को इधर लाएंगे तो माइनस इधर चल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब थोड़ा समझना, अब थोड़ा समझना, ठीक है, अब थोड़ा समझना, देख लो, ये जो हम ऊर्जा दे रहे हैं, ये ऊर्जा किस फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है, तरंग के फॉर्म में दे रहे हैं। और प्लैंक क्वांटम थ्योरी से हम ये पढ़े कि वो ऊर्जा क्या होता है, hc/λ होता है कि नहीं, hc/λ होता है। तो यहां से hc/λ यही लिख देंगे, तो यहां से 1/λ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, बराबर। अब देखो hc को इधर ले आओ, hc बराबर। अब देखो ये जो है क्या, h भी तुम्हारा क्या है, h का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बताओ, h का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। c का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है कि ना, ये स्पीड ऑफ लाइट है, बराबर। ध्यान दो, अब देखो 2.18 इंटू 10⁻⁻18
और H और C सब के सब क्या है, यहाँ पर सब के सब जो है कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1/λ, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, R। ठीक है, बराबर। यहाँ पर जेड स्क्वायर छूट गया है, R जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला आ गया, यही क्या है, रेडबर्ग का सूत्र है। ठीक है, इसी का यूज करके हम आगे बहुत सा क्वेश्चन करेंगे, इसी का यूज करके हम बहुत सा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड नंबर सेल से फर्स्ट नंबर सेल में आ रहा है, द्वितीय कक्षा से फर्स्ट कक्षा में आ रहा है, प्रथम कक्षा में आ रहा है, ठीक है, तो बताओ कि तरंग दैर्ध्य कितना होगा, मतलब वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो, हम डायरेक्टली रेडबर्ग का सूत्र लगा देंगे। 1/λ इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर जेड का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, हो जाएगी नहीं। अब आर का वैल्यू बाद में पुट करना, देख लो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तरंग लंबाई पूछा ना, तो 1/λ इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर जेड का वैल्यू तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, है कि नहीं। n1 के लिए 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो 1/λ इक्वल टू आर, ठीक है, 1 माइनस 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। 1/λ इक्वल टू 3/4 आर। ठीक है, तो यहाँ लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3, और क्या आ जाएगा 1/r, 1/r। ठीक है, मैंने 1/r का वैल्यू पहले ही भी बताया था, कितना हुआ था वो 912 ना, तो इसको पुट कर दो 4/3 इंटू 912 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में पुट करना ना। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.325 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाता, ये तीसरा नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, बहुत सारे और भी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और एक चीज देख ले, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विश्लेषण। मान लो कि हमको पहला लाइन चाहिए, किसी भी रेखा का पहला लाइन चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर प्रथम रेखा चाहिए किसी भी श्रेणी का। फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लो लाइमन का ही ठीक है, लाइमन श्रेणी का ही पहला रेखा चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, याद रखना। देखो, अगर मान लो ये सब सेल है, ठीक है, तो लाइमन श्रेणी में रेखा होने के लिए क्या होना का, वो n1 को हम 1 लेना पड़ेगा ना, पहला कक्ष माना पड़ेगा। ठीक है, कहीं से भी अच्छा, अगर पहला लाइन है तो उसका मतलब क्या, इसके जस्ट ऊपर से आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर n1 का वैल्यू यहाँ 1 हो रहा है तो n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दूसरा, क्योंकि जस्ट उसके ऊपर से आ रहा है। ठीक है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं लाइमन श्रेणी के लिए प्रथम रेखा कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बता देते हैं। तो ये 1/λ इक्वल टू कितना, आर जेड स्क्वायर ले लेंगे, 1/n1 का स्क्वायर ले लेंगे, 1/n2 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये आर जेड का वैल्यू तो 1 होता है, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये क्या 1/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3r/4, है कि नहीं। तो ये 1/λ हो गया, 1/λ हो गया, लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3r। ठीक है, तो ये प्रथम लाइन, ठीक है, प्रथम रेखा होगी, ये प्रथम रेखा होगी किसके लिए होगी, ये लाइमन श्रेणी। उसी तरह अगर हमको ये बोला जाता कि बाल्मर श्रेणी में पहली रेखा कौन सी होगी, तो हमेशा याद रखना बाल्मर श्रेणी है तो n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ही होगा, 2 होगा, और उसके लिए n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अच्छा, कभी कभी इसमें क्या बोल देता है कि अंतिम रेखा का तरंग लंबाई निकालना है, अंतिम रेखा का तरंग लंबाई निकालना है। ठीक है, तो याद रखना अंतिम रेखा कहां से आ सकती है, अंतिम रेखा इन्फिनिटी से आएगी, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमको बामर श्रेणी का अंतिम रेखा चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर में बामर श्रेणी का अंतिम रेखा चाहिए, तो ये क्या होगा, इसके लिए तो n1 का वैल्यू सबको पता है 2 होता है, n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, n2 का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि अंतिम रेखा है तो वो
कहां से आएगी? अनंत से ही आएगी। n2 का वैल्यू हम क्या लेंगे? इन्फिनिटी ले लेंगे, अनंत लेंगे, और उसके बाद क्या है? रेडबर्ग का सूत्र लगा देंगे, आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/λ इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर जेड का वैल्यू तो 1 होता है, तो और 1/कितना? 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1/λ इक्वल टू r/4 हो जाएगा, मतलब लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/r। ठीक है, तो ये क्या है? ये अंतिम रेखा है। किसकी? ये अंतिम रेखा है बामर श्रेणी की। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरी रेखा बोलते तो, तीसरी रेखा बोलते तो हम क्या करते हैं? आराम से हम निकाल सकते हैं। बस इतना याद रखना कि प्रथम रेखा जो होगी वो उसके जस्ट ऊपर से, मतलब जिस श्रेणी का बोल रहा है उस श्रेणी से जस्ट ऊपर से आएगी, द्वितीय रेखा उसके जस्ट ऊपर के ऊपर से आएगी। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते रहेगी, और अंतिम रेखा कहां से आएगी? अंतिम रेखा जो आएगी वो इन्फिनिटी से आएगी, अनंत से आएगी। कोई दिक्कत? देख लो। अच्छा, इसमें और एक चीज भी पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि कोई भी श्रेणी दे देगा, चाहे लाइमन का दे दे या बाल्मर के दे देगा, और बोलेगा कि वो तरंग लंबाई निकालो जो सबसे छोटी। ठीक है, लघुत्तम तरंग लंबाई निकालने के लिए दे देगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, लघुत्तम तरंग लंबाई वाली रेखा। ठीक है, मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला लाइन रेखा क्या होगी? देखो, ध्यान दो, लघुत्तम तरंग लंबाई वाली रेखा, देख लो, समझना। देखो, हमको प्लैंक क्वांटम सिद्धांत से हमको पता है कि E इक्वल टू कितना होता है? hc/λ। यही ना, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत से हमको ये पता है कि E इक्वल टू क्या होता है? hc/λ। तो यहां से हमको साफ पता चल रहा है कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा का, है कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा का। इसका मतलब अगर E जो है वो मैक्स होगा, मतलब तो उस केस में क्या होगा? लेमडा जो होगा मिनिमम होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? E अगर मैक्स होगा तो लेमडा क्या होगा? मिनिमम होगा। अब देखो, E मैक्स होने के लिए ध्यान देना, E को मैक्स होने के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां से जंप लगाना पड़ेगा? जाहिर सा बात है, अगर ये n1 इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे ही आगे बढ़ता है। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा अनंत, है कि नहीं? तो अगर एनर्जी को मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, तो उस केस में लेमडा मिनिमम होता है, तरंग लंबाई मिनिमम होता है। ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को कहां से आना चाहिए? एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा के लिए उसको अनंत से आना होगा, है कि नहीं? किसी भी श्रेणी के लिए जैसे पूछा जाता, क्या पूछा जाता कि लघुत्तम तरंग वाली रेखा किसके लिए? मान लो बोल देता लाइमन के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए उस रेखा का तरंग लंबाई निकालना है जो कि सबसे लघुत्तम तरंग लंबाई वाला हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ n1 का वैल्यू सबको पता है, लाइमन के लिए 1 ले लेंगे ना, और जहां पर ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? लघुत्तम तरंग लंबाई है, तो मतलब क्या है? ऊर्जा वहां पर क्या है? ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां से आना पड़ेगा? अनंत से आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर से हम रेडबर्ग फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1/λ इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर 1/n1 कितना ले लेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर 1/∞ का स्क्वायर 0 होता है, r/z का स्क्वायर 1/λ, और ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और z का वैल्यू भी 1 होता है, तो लेमडा इक्वल टू r हो गया, तो लेमडा इक्वल टू कितना होगा? 1/r। ठीक है, ये क्या है? ये है लाइमन श्रेणी का लघुत्तम लंबाई वाला, ठीक है, लघुत्तम लंबाई वाली रेखा। अगर यही पर पूछता कि लघुत्तम नहीं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला, ठीक है, हाईएस्ट वेवलेंथ वाला का, ठीक है, हाईएस्ट वेवलेंथ वाला का तरंग लंबाई हमको निकालना है। ठीक है, ठीक है, किसी भी श्रेणी का हम लाइमन के लिए ही निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो लाइमन श्रेणी के लिए निकाल रहे हैं तो n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, और n2 का वैल्यू गौर करो क्या होगा? n2 का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बताओ, ध्यान दो। लाइमन श्रेणी का n1 1 हो गया। ठीक है,
N2 क्या होगा, हमको क्या चाहिए, वेवलेंथ जो है वो सबसे लंबा वाला वेवलेंथ चाहिए ना, और सबसे लंबा वाला वेवलेंथ के लिए एनर्जी, ध्यान दो यहां पर देख लो, लेमडा ये मैक्स होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, जो ऊर्जा होगी वो मिनिमम होगी, और ऊर्जा अगर मिनिमम हुई तो इसका मतलब कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से आना पड़ेगा, उसके जस्ट ऊपर से। जैसे कि लाइमन श्रेणी के लिए अगर लघुत्तम नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, सबसे लंबाई वाला तरंग लंबाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस रेखा के लिए N2 का वैल्यू क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। उसी तरह अगर बाल्मर के लिए पूछता तो N1 का वैल्यू 2 हो जाता और N2 का वैल्यू 3 हो जाता, ठीक है। मतलब जस्ट उसके ऊपर वाला जो लाइन होगा वो क्या होगा, उस श्रेणी का सबसे लघुत्तम तरंग लंबाई वाला रेखा होगी, तो ठीक है, आराम से हम निकाल सकते हैं। अब 1/λ कितना हो जाएगा, R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया R, उधर 1 माइनस 1/4, ये कितना हो जाएगा 3R/4, ठीक है, ये 1/λ का वैल्यू, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3R। अच्छा, कुछ गौर कर रहे हो यहां पर, कुछ गौर करने लायक है, देखो तो जहां पर भी लघुत्तम तरंग का बात बोल रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है कि नहीं। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं, जो अंतिम रेखा होगी लघुत्तम में, हम ये बात बोल सकते हैं जो अंतिम रेखा होगी वही वही रेखा का लघुत्तम तरंग लंबाई होगा। उसी तरह अगर हम बात करते, ठीक है, अगर उसी तरह हम बात करते सबसे लंबी तरंग लंबाई वाली रेखा, तो वो क्या होगी, वो पहला प्रथम लाइन ही होगी। ये हमेशा गौर करना कि प्रथम रेखा ही क्या होगी, प्रथम रेखा ही सबसे लंबी वाली तरंग लंबाई वाली रेखा होगी, और दूसरा तरफ जो लघुत्तम तरंग लंबाई वाली रेखा होगी वो अंतिम लाइन ही होगी, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन भी ये देख लो, प्रीवियस ईयर के ही हैं, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी में प्रथम उत्सर्जन रेखा की तरंग संख्या मतलब होता है वेव नंबर 1/λ निकालना, क्या प्रथम निकालना है ना, किसका, बामर श्रेणी का। तो जहां पर भी बामर श्रेणी दिखे तो N1 का वैल्यू कितना लोगे, N1 का वैल्यू कितना लोगे, N1 का वैल्यू 2 लोगे, और N2 का वैल्यू, प्रथम रेखा बोल रहा है तो N2 का वैल्यू कितना लेंगे, 3। अब इसके बाद डायरेक्टली रेडबर्ग का सूत्र लगा दो, R इक्वल टू कितना, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना, जल्दी से बताओ, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा R 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा R, इधर 5 आ जाएगा, इधर 36, ठीक है। और ये 1/λ क्या हम लोग क्या बोलेंगे, तरंग संख्या बोलते हैं, यही मेरा तरंग संख्या है ना, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, तरंग संख्या कितना हो जाएगा इसका, तरंग संख्या जो होगा वो हो जाएगा कितना, 5/36R, ये हो जाएगा तरंग संख्या। तो ऑप्शन कौन सा है, तीसरा नंबर, जेईई मेंस ऑनलाइन 2013 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, यहां पर बोल रहा है कि एन इनिशियल जो है वो 8वां सेल है और एन फाइनल जो है वो एन है, ठीक है। तो इसमें हमको तरंग संख्या और 1/n का स्क्वायर के बीच में हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो देखा, ग्राफ खींचने के लिए हम सबसे पहले तो समीकरण देखेंगे, कौन सा, रेडबर्ग सूत्र वाला। तो वो होता क्या, 1/λ इक्वल टू कितना होता है, R Z का स्क्वायर, है कि नहीं, R Z का स्क्वायर। 1/n1 का मतलब 1/n का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/8 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करो, 1/λ इक्वल टू R Z का वैल्यू तो 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन है, तो ये 1/n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/64। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तरंग संख्या है, ठीक है। इसको इस टाइप से डोनेट करते हैं, बराबर, ये R हो जाएगा R/n स्क्वायर माइनस 1/64, R/64 हो गया, ठीक है। अब देखो, हमको जो ग्राफ खींचना है इधर लेना है हमको, कौन सा, इधर लेना है हमको, ठीक है, ठीक है, एक्स साइड में लेना है हमको तरंग संख्या, और इधर क्या लेना है 1/n का स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो, ये y डायरेक्शन में लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये x डायरेक्शन में तो Rx हो जाएगा माइनस ये c के बराबर, ये
r/64 होगा। तो ये देखो तो y इक्वल टू mx प्लस माइनस सी का ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। ग्राफ खींचेंगे कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पर पूछ गया है कि देखो ये ढाल, ढाल मतलब होता है स्लोप, ठीक है। यहाँ पर स्लोप कितना है, यही r जो m के साथ जो जुड़ा होता है यही क्या होता है, ढाल होता है। तो यहाँ पर ढाल जो है वो r है, और ये किस टाइप का रेखा है, ये क्या लीनियर है ना, रेखीय है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ढाल RH के साथ रेखीय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा सही है, बराबर। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दो श्रेणियों में लघुत्तम तरंग, लघुत्तम तरंग जहां भी बोल दिया याद रखना, लघुत्तम तरंग लंबाई बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा है, जो अंतिम लाइन वाला है, ठीक है, उसका अनुपात दिया हुआ है 9, ठीक है। तो बताना है कि वो कौन सी श्रेणी की रेखा होगी। तो याद रखना, देख लो 1/λ1 1/λ2, ठीक है, ये कितना होगा, वो r1/n1 का स्क्वायर, n2 को तो नहीं ले रहे क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, r1/n2 का स्क्वायर, 1/n2 का स्क्वायर है कि नहीं, r कट जाएगा यहां से, λ2/λ1 इक्वल टू कितना, n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर होगा। तो यहां से हम लिख सकते कितना, λ2/λ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, λ2/λ1 का वैल्यू n1/n2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n1/n2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी से बताते हैं, ध्यान दो। तो ये आएगा, ठीक है, n1 और n2 का लिए दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ तुम्हारा कितना 1/9, ठीक है। तो n1/n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √1/9 जो कि होता है 1:3, ठीक है, 1:3। इसका मतलब अगर एक लाइन ये लाइमन का हुआ, ठीक है, एक लाइन अगर यहाँ लाइमन का हुआ, ठीक है, लाइमन का हुआ, ठीक है, तो दूसरा कौन सा होगा, दूसरा जो होगा वो क्वेश्चन का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बराबर, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान दो, इस तरह से हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहीं पर खत्म होता है। अच्छा से इसका क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है, प्रथम लाइन, अंतिम लाइन, ठीक है, लघुत्तम 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 वाला, और उसके बाद सबसे लंबा वाला तरंग लंबाई वाला लाइन को भी अच्छी तरह से देख लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।